हेलो डियर स्टूडेंट, ये हमारी इलेक्ट्रिकल की क्लास है और आज हम डीसी मोटर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम 3 क्लासेज ले चुके हैं। सॉरी, ये तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लासेज ले चुके हैं। पहली कोई क्लास जो इंट्रोडक्शन की थी और सेकंड क्लास थी उसके अंदर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो। उस क्लास में से 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे बीआरओ इलेक्ट्रिशियन के अंदर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ डीसी मोटर के। आज मैं इस क्लास के अंदर 150 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। इस डीसी मोटर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक 70 क्वेश्चन के 2 पार्ट रखूँगा। मैंने एक पीडीएफ बना रखी है 70 पेजेस की, जिसके अंदर कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन का कोर्स आ चुका है 70 पेजेस के अंदर। उसमें से मैंने डीसी मोटर के सिर्फ कितने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन उसके अंदर इंक्लूड किए हैं, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन उसी 50 में से आ जाएँ, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन से लेना ना डीसी मोटर के। और भी मैंने सारे चैप्टर्स के 20 चैप्टर्स बना रखे हैं। हर में से मैंने किसी में से 70, किसी में से 100 क्वेश्चन, किसी में से 30, किसी में से 50 ऐसे क्वेश्चंस का अरेंज करके मैंने 70 पेजेस के अंदर इसका पीडीएफ बना रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से परचेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पीडीएफ को। और मैंने जीके की आधार क्वेश्चन की पीडीएफ भी बना रखी है। और यही 2 आपको सब्जेक्ट आएंगे आपके बीआरओ इलेक्ट्रिशियन के अंदर, ठीक है। 15824 हम एचएससी जेई की तैयारी भी करवाते हैं और जेई लाइनमैन के लिए भी क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। इस नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है और आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे इसी पीडीएफ में से, ठीक है। तो पीडीएफ लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना पड़ेगा। चलो अब हम पहला क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के बीच वाली उंगली क्या दर्शाती है। अपन बात करते हैं, एक तो डीसी मोटर होता है और एक डीसी अपन लोग जनरेटर होता है, ठीक है। ठीक है, 2 इम्पोर्टेंट होते हैं, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर। डीसी मोटर है, इसकी अपन जो घूर्णन गति है वो किससे करेंगे, तो ये है लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से अपन लोग इसको दर्शाएंगे। और डीसी जनरेटर की जो है गति है, घूर्णन गति, उसको अपन लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से अपन लोग क्या करेंगे, दर्शाएंगे, ठीक है। मेनली क्या होता है, जैसे कि इसके अंदर 3 फिंगर्स होती हैं। ये हमारा अंगूठा हो गया, ये हमारी ये हो गई, ये हमारी करंट के ऊपर होती है, ये हमारी फोर्स, और ये होती है फील्ड, यानी जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ये हमारी फील्ड की तरफ उंगली दर्शाती है। तो ठीक है, जो हमारी बीच वाली उंगली होती है, ये वाली जो अपन को ऐसे करते हैं, तो ये हमारी करंट को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, करंट को। ये हमारा अंगूठा, ये पहली अंगुली, ये दूसरी अंगुली यानी बीच वाली बोलते हैं जिसको अपन लोग। तो ये करंट की दिशा दर्शाती है। तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट हैंड रूल में भी यही होता है, ठीक है। उसके बाद डीसी मोटर में एक घूमने वाला भाग कौन सा होता है, तो डीसी मोटर के अंदर है आर्मेचर है, वो घूमने वाला भाग होता है, यानी इसको अपन लोग बोलते हैं रोटेशनल पार्ट्स बोलते हैं, इसको रोटेशनल पार्ट बोलते हैं क्योंकि घूमता है, ठीक है। फील्ड पोल क्या होता है, फील्ड पोल भी बताएंगे। और अपन बॉडी को अपन योक भी बोलते हैं। इसका मेनली बॉडी का काम क्या होता है, अपन को एक सुरक्षा प्रदान करना, अपने आंतरिक जो भी डिवाइसेज लगे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना इसका काम होता है। फील्ड पोल्स के अंदर मैक्सिमम 8 पोल्स हो सकते हैं मैक्सिमम, और वैसे अपन 2 पोल्स होते हैं। फील्ड पोल कितने होते हैं, 2 होते हैं, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। तो मैंने कितने क्वेश्चन करवा दिए आपको इसी एक ही क्वेश्चन में। डीसी मोटर में लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है। एक होती है लैप वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में अपने समांतर पथों की संख्या होती है 2, और इसके अंदर कितनी होती है समांतर पथों की संख्या, पोल्स की संख्या के बराबर होती है। किसकी होती है, समांतर पथों की पोल्स की संख्या के बराबर होती है लैप वाइंडिंग के अंदर, ठीक है। डीसी का कम्यूटेटर बना होता है, जो डीसी मोटर होती है उसका कम्यूटेटर बना होता है, वो बना होता है तांबे का। किसका बना होता है, कम्यूटेटर तांबे का बना होता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अपन लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ, व्हाट इज द बैक ईएमएफ, ठीक है। और इसको अपन लोग काउंटर ईएमएफ भी बोलते हैं। अब बैक ईएमएफ मैं आपको बताऊँ, एक तो अप्लाइड ईएमएफ होता है और एक अपन बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ। तो अप्लाइड ईएमएफ और बैक ईएमएफ में से किसका मान सबसे ज़्यादा होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, बैक ईएमएफ और अप्लाइड ईएमएफ में से हमेशा बैक ईएमएफ का मान कम होता है। तो अपन लोग कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर इसको, अप्लाइड ईएमएफ इज ऑलवेज मोर देन बैक ईएमएफ, यानी इसका बैक ईएमएफ का मान हमेशा कम रहेगा अप्लाइड ईएमएफ से, ठीक है। इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये लेंज लॉ के ऊपर ही काम करता है। बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग करते हैं, तो अपन मैंने पहले बताया था कि जो बैक ईएमएफ की दिशा है ना, वो अपन किससे
वो करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से अपन लोग इसको क्या करते हैं, देखते हैं। और जो अपन डीसी मोटर का जो है उसकी दिशा है वो किसे देखते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल से अपन बैक ईएमएफ की भी देखते हैं और अपन लोग जनरेटर की भी देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक ईएमएफ का मान सदैव अप्लाइड ईएमएफ से कम होता है। तो मैंने पहले बता दिया था, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया था। शिथिर गति वाली मोटर किसे कहा जाता है, तो शिथिर गति वाली मोटर है डीसी शंट मोटर को कहा जाता है। मैं बता देता हूँ, डीसी सीरीज मोटर है बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, इसलिए इसको हमेशा लोड में चलाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो अपन स्थिर गति वाली कांस्टेंट गति वाली तो डीसी शंट मोटर को ही बोला जाता है। ठीक है, वैसे आपको बताता हूँ, डीसी मोटर 3 प्रकार की होती हैं। एक तो सीरीज मोटर, एक होती है शंट मोटर और एक होती है कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो क्युमुलेटिव कंपाउंड मोटर और एक डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ठीक है, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग्स के प्रतिरोध में कौन सी क्षति होती है, तो अपन इसके अंदर कॉपर लॉस होता है। कौन सा होता है, तांबर क्षति बोलते हैं इसको, कॉपर लॉस होता है। आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग्स के प्रतिरोध में किसकी कौन सी क्षति होती है, तो तांबर क्षति होती है। वैसे अपन को यहाँ पर बता देता हूँ, आपको 3 प्रकार की लॉसेस होते हैं। एक तो है कॉपर लॉस, जो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग्स के प्रतिरोध के कारण क्या होता है, कॉपर लॉस होता है। एक होता है आयरन लॉस, आयरन लॉस के अंदर हाइस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस आते हैं। एक होती है यांत्रिक यानी मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस के अंदर जैसे घर्षण की वजह से हो जाता है, ऐसे लॉस हैं जो मैकेनिकल लॉस के अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोड परिवर्तन का प्रभाव किस क्षति पर नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर होता है कि जो कॉपर लॉस होता है और एक अपन होता है जो मैकेनिकल लॉस, उसके ऊपर ही प्रभाव पड़ता है। और जो अपन आयरन लॉस होता है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एंड बी और सी दोनों इसका राइट आंसर रहेगा। विद्युत मोटर का काम क्या होता है, विद्युत मोटर और एक विद्युत जनरेटर। जनरेटर का काम होता है कि वो यांत्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनाए, और इलेक्ट्रिक मोटर का काम होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको यांत्रिक एनर्जी में बदले, कन्वर्ट करें। तो यानी इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। घूर्णन की दिशा डीसी मोटर में किस नियम के आधार द्वारा ज्ञात की जाती है, घूर्णन की दिशा डीसी मोटर में किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो यानी घूर्णन की दिशा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से अपन लोग करते हैं, और जो डीसी जनरेटर है उसका राइट हैंड रूल से, और बैक ईएमएफ की दिशा भी अपन लोग राइट हैंड रूल से ही दर्शाते हैं। उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन किसी डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड, कम्यूटेटर और बुश और आर्मेचर, ये तो सभी की सभी जरूरी है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए डीसी मोटर को, आर्मेचर भी चाहिए, कम्यूटेटर भी चाहिए और बुश भी चाहिए। बुश के ये कार्बन की बनी होती है जिसके थ्रू ही हमें करंट मोटर को मिलता है। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं, क्या होगा जब किसी पृथक उत्तेजक डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, तो मोटर की है जो घूर्णन दिशा है परिवर्तित हो जाएगी, यानी चेंज हो जाएगी, मोटर है उल्टी घूमने लग जाएगी। ठीक है, अगर जब हम किसी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को बदल देते हैं तो मोटर है उल्टी घूमने लग जाएगी। आरोपित ईएमएफ और डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की आपस में क्या प्रतिक्रिया होती है, ये विरोध करने लग देते हैं। अप्लाइड ईएमएफ और बैक ईएमएफ अपने आप का अपोज करने लग जाते हैं। लेंज नियम के थ्रू ये आता है, लेंज लॉ भी बोलते हैं। करंट की मात्रा जो डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाती है ज्ञात होती है। जो करंट की मात्रा है जो अपन डीसी स्रोत द्वारा ली जाती है वो ज्ञात होती है। करंट की मात्रा अपन लोग इससे ज्ञात करते हैं। तो ये अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई ए वी माइनस ई बी और आर ए, ये अपन लोग इसका क्या हो जाएगा। ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ये बैक ईएमएफ है, ये आर्मेचर करंट है, ये वोल्टेज है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने याद रख लेना। करंट की मात्रा अपन करंट आर्मेचर करंट अपन ज्ञात करने के लिए अपन वी माइनस आई बी अपन आर ए अपन को ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को भूल नहीं जाना है।
ठीक है, मैं आपको ट्रिक बताऊँ इसको याद करने की। चलो मैं ट्रिक बता देता हूँ। ओम्स लॉ देखा है आपने, V अपॉन आई आर। अपन आई अगर आपको फाइंड करना है तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। रजिस्टेंस नीचे आएगा, ये रहा V वोल्टेज है, इसमें से बैक EMF को घटा देना है, ये अपन का क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा आर्मेचर का। ठीक है, तो ये आपको ये नियम याद रख लेना है। ओम्स लॉ इस प्रकार आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। डीसी मोटरों की बनावट होती है डीसी जनरेटर के समान होती है, केवल फ्रेम का है बनावट वो अलग होती है। डीसी मोटरों की जो बनावट है वो सेम होती है डीसी जनरेटरों की तरह, बस उनकी थोड़ी बनावट है वो अलग पाई जाती है, इनका मैकेनिज्म अलग काम करता है। ठीक है, यही इसके अंदर फर्क होता है। निम्नलिखित में किन तथ्यों पर बैक EMF निर्भर करता है, तो किन तथ्यों पर ये बैक EMF जो है डिपेंड करता है, तो ये अपन डिपेंड करता है आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या के ऊपर, मोटर की गति यानी स्पीड ऑफ मोटर, प्रति ध्रुव फ्लक्स के ऊपर, प्रति फ्लक्स पर पोल, और ये उपयुक्त तीनों, यानी ये सारे के सारे चीज़ों के ऊपर है क्या करता है, डिपेंड करता है, यानी निर्भर रहता है। तो आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या, मोटर की गति, प्रति ध्रुव फ्लक्स, सभी के ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीसी मोटर में प्रेरित वोल्टेज होती है, तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, यानी प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है, यानी जो प्रेरित वोल्टेज है वो प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है। ये EMF वाली ही बात है, तो अपन विरोध ही इसके अंदर रहेगा हमेशा डीसी मोटर के अंदर। क्या कारण है कि स्टार्टिंग के समय मोटर उच्च विद्युत धारा लेगी, तो इसके अंदर बैक EMF है वो 0 होता है, इस वजह से अपन मोटर के अंदर अपन स्टार्टर में चाहिएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग के समय मोटर उच्च धारा क्यों लेती है, क्योंकि हमें स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बैक EMF है इसके अंदर 0 होता है, उसका मान धीरे धीरे है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, बैक EMF बन जाता है। डीसी मोटर में प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य क्या है, तो स्टार्टर का कार्य क्या है, तो उसको बात करता हूँ। तो ये मोटर को निम्न वोल्टेज से बचाना, मोटर को ओवरलोडिंग से बचाना। ठीक है, यानी मोटर को शुरू में लो वोल्टेज से भी अपन इसको क्या करते हैं, बचाते हैं, और जो ओवरलोडिंग है उससे भी बचाते हैं। स्टार्टिंग के समय आर्मेचर धारा को सीमित करना यानी कंट्रोल करना, उसका भी एक काम है, यानी स्टार्टर का। यानी उपरोक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किन बातों पर डीसी मोटर का बल आघूर्ण निर्भर करता है, तो इसका आर्मेचर करंट के ऊपर, प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स के ऊपर, इन दोनों बातों के ऊपर क्या करता है, डीसी मोटर का जो टॉर्क है वो निर्भर करता है। टॉर्क किसके ऊपर निर्भर करता है, बल आघूर्ण किसके ऊपर करता है, आर्मेचर करंट के ऊपर और प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स के, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स पर पोल, इन दोनों बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किन बातों पर डीसी मोटर की स्पीड निर्भर करती है, तो बैक EMF पर और प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स पर डीसी मोटर की स्पीड है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। मोटर की गति में क्या परिवर्तन होगा अगर फील्ड फ्लक्स घटाया जाए। ठीक है, मोटर की गति में क्या परिवर्तन होगा अगर फील्ड फ्लक्स घटाया जाए, तो इसका राइट आंसर रहेगा बढ़ती है। ठीक है, मोटर की गति हमेशा बढ़ेगी अगर हम फील्ड फ्लक्स को कम करेंगे, यानी ये अपन लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है, यानी स्पीड ऑफ मोटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। अगर हम फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो स्पीड घटेगी, अगर हम फ्लक्स को घटाएंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो ये अपन याद रख लेना है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी डीसी मोटर की गति क्या होगी अगर उसका फील्ड फ्लक्स शून्य हो जाए, तो अनंत होगी, यानी इनफाइनाइट उसकी स्पीड होगी अगर उसका है फ्लक्स है वो 0 हो जाए। तो मैंने पहले बताया था ये अपन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है, फील्ड स्पीड और फ्लक्स। ये आप सभी लोगों के लिए क्या है, एक न्यूमेरिकल है जिसको आपको सोल्व करना है, सोल्व करके बताइएगा आप सभी लोग इसको। वैसे बार अपन लोग भी इसको पढ़ ही लेते हैं। 240 वोल्ट पर कार्य करने वाली डीसी मोटर में बैक EMF का मान 220 वोल्ट हो तो 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितना करंट प्रवाहित होगा।
तो वैसे इसका राइट आंसर 40 रहेगा, पर आपको है इसको सोल्व करना है। यानी 240 वोल्ट, 220 वोल्ट, 0.5 ओम, इसका राइट आंसर रहेगा 40 एम्पियर। ठीक है, इसे अंदर करंट पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह शक्ति कैसी है जो किसी विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर अंकित है। ठीक है, यानी शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति है वो इसकी क्या है, वह शक्ति कैसी है जो किसी विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर अंकित है, यानी शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। डीसी मोटर में बुल घूर्णन गति को ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो बहुत ही सरल सूत्र इसके अंदर यहाँ पर दिया गया है और सी ऑप्शन इसके अंदर यहाँ पर बताया जा रहा है। यानी घूर्णन गति को अपन को करने के लिए V माइनस आई ए आर ए, ये तो आप सभी लोगों को पता है, और K और ये फाई। ठीक है, ये अपन को यहाँ पर इसी सूत्र से अपन लोग क्या कर सकते हैं, घूर्णन गति डीसी मोटर की पता कर सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने बताया था जब थ्योरी क्लास हो रही थी। V माइनस आई ए आर ए अपॉन K फाई, ये घूर्णन गति अपन डीसी मोटर की पता करते हैं। इससे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस क्लास नोट्स की PDF लेना चाहते हो, अगर आप इन क्लास नोट्स की PDF लेना चाहते हो, कितने अच्छे हैं, तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है BRO वाले बच्चों, और आपको क्या मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी। 830 77 15 824, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 830 77 15 824। इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। विद GK की आपको 1000 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जहाँ से आपके GK के क्वेश्चन आएंगे। BRO के अंदर 100 क्वेश्चन इस बार पूछे जाने की संभावना है। 70 और 30 का आंकड़ा रह सकता है, यानी 70 इलेक्ट्रिशियन के और 30 क्वेश्चन GK के पूछे जा सकते हैं। तो हम दोनों के दोनों PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और जो HSC वाले बच्चे हैं, जो लाइनमैन और JEE के बच्चे हैं, वो इस क्लास को कंटिन्यू लेते रहें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होता है और यहाँ फुल लोड टॉर्क का 5 गुना होता है, बिल्कुल राइट बात है। शंट मोटर है, ये इसके अंदर फुल लोड टॉर्क का 1.5 गुना होता है। शंट मोटर की बात कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर 5 गुना है ना, सीरीज मोटर में वहाँ पर 1/5 गुना होता है। ठीक है, सीरीज मोटर बहुत तेज़ चलती है स्टार्टिंग में, इसलिए लोड पर इसको चलाना चाहिए। सीरीज फील्ड बाइंडिंग मोटे तार और कम लपेट वाली बनाई जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। जो है सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार और कम लपेट वाली बनाई जाती है। और अपन इसकी शंट मोटर की बात करें तो इसमें शंट फील्ड है वो पतले तार और ज़्यादा लपेटे वाली बनाई जाती है, इस बात को भी याद रख लेना है आपको। और सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में संयोजित होती है, बिल्कुल इन तीनों की तीनों बातें बिल्कुल राइट हैं। ये आप सभी लोगों को थ्योरी क्लास में अच्छे से समझाया गया हुआ है। PDFs में ये क्वेश्चन एक एक नंबर के आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फील्ड ध्रुव पर टर्नों की संख्या सीरीज मोटर में कैसी होती है, शंट फील्ड से कम होती है। फील्ड ध्रुव पर टर्नों की संख्या सीरीज मोटर में कैसी होती है, टर्नों की संख्या तो शील्ड फील्ड से शंट फील्ड से कम होती है। तो यहाँ पर इसका B ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। क्या होगा अगर किसी कार्य कर DC सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट जाए, मोटर रुक जाएगी। अगर उसकी वाइंडिंग टूट जाएगी तो मोटर हमेशा आपको पता है कि ये तो रुकेगी। अगर टूटता है तो उसका कुछ पार्ट्स, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सीरीज मोटर में निम्न टॉर्क पर उच्च गति होती है, बिल्कुल सही बात है। सीरीज मोटर में कम लोड पर उच्च गति होती है, बिल्कुल सही बात है। ये अपन इसको टॉर्क ज़्यादा होगा तो हमें स्पीड कम मिलेगी, और टॉर्क लोड ज़्यादा होगा तो हमें स्पीड कम मिलेगी। तो ये यहीं पर यही बात इन्होंने बता रखी है। लोड बढ़ने पर DC सीरीज मोटर का टॉर्क बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, सीरीज मोटर है, इसके अंदर अपन लोग क्या करते हैं, इसके अंदर 5 गुना टॉर्क होता है स्टार्टिंग टॉर्क इसके अंदर। जैसे कि स्टार्ट करती है तो इसके अंदर क्या होता है कि हाई स्पीड होती है सीरीज मोटर के अंदर हाई स्पीड होती है।
हाइट स्पीड कम करने के लिए हमें निम्न टॉर्क होता है और कम लोड होता है। अगर हम लोड को बढ़ाते हैं तो ज़्यादा टॉर्क भी ज़्यादा हो जाएगा, टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा तो स्पीड भी कम हो जाएगी। ठीक है। और अपन सीरीज मोटर के अंदर अपन मोटे तार का यूज करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हाई स्पीड में होती है तो ये उस तार को तोड़ देती है। ठीक है, तो इसलिए हम मोटे तार और कम वाइंडिंग्स ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपन लोग बात करते हैं कौन सी लिफ्टों के लिए उपयोगी है, कौन सी मोटर लिफ्ट के लिए उपयोगी है। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है वो लिफ्ट के लिए उपयोगी होती है। कम्युलेटिव मोटर, ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है वो किसके लिए, लिफ्ट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। यानी कंपाउंड मोटर है इसकी दो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंशियल और एक कम्युलेटिव। तो कम्युलेटिव और कंपाउंड है वो लिफ्ट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ट्रेन के लिए, रेल इंजन के लिए कौन सी मोटर, और एक क्रेन हो गई इसके लिए कौन सी मोटर ज़रूरी होती है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट ही है। ठीक है, तो सीरीज मोटर होती है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। यानी सीरीज मोटर यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर है, इसमें क्या होती है क्योंकि हाई स्पीड होती है इनकी, इस वजह से रेल इंजन और क्रेन होती हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो शंट मोटर में फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर रहता है। शंट मोटर होता है उसमें फील्ड मान का लगभग स्थिर होता है और कांस्टेंट स्पीड होती है इसके अंदर, ये भी आपको पता है। शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार और अधिक लपेटे वाली होती है, बिल्कुल सही बात है। शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग्स आर्मेचर सप्लाई और समांतर पैरेलल में जुड़ी होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्य करता है और उसकी फील्ड वाइंडिंग्स ओपन सर्किट हो जाएं तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि मोटर रुक जाएगी। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अगर उसके वाइंडिंग्स में से, और लोड रहित अवस्था में है तो वो मोटर रुकेगी ही रुकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने बताया था वो क्वेश्चन वहाँ पर 5 गुना होता है, यहाँ पर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति क्या होती है जब लोड बढ़ाया जाता है। डीसी शंट मोटर में घूर्णन गति क्या होगी जब लोड बढ़ाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ घट जाती है। क्या हो जाएगी, कुछ घट जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। लोड बढ़ाएंगे तो स्पीड तो कम होगी, यही सीरीज में होता है यही शंट में होता है। शंट मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का कितना गुना होता है, 1/5 गुना होता है। और यही बात अगर हम सीरीज कर दें, यहाँ पर सीरीज मोटर स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का 5 गुना होता है। सीरीज मोटर्स को किस में यूज किया जाता है, ट्रेन्स क्रेन्स के अंदर यूज किया जाता है, और लिफ्ट के अंदर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज किया जाता है। घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाया जाए। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाएंगे तो गति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो घूर्णन गति घटती है, तो ये आपको पता है कि लोड बढ़ाएंगे तो घूर्णन गति घटेगी ही घटेगी। कौन से मोटर की गति लोड विशेषता डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के समान होती है। यहाँ पर सी रहेगा। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है वो की विशेषता है वो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के समान होती है, यानी बिल्कुल ही समान होती है इनकी। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा क्योंकि कंपाउंड मोटर की दोनों हैं। किसी डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे यदि उसकी विशेषताओं में कोई परिवर्तन ना हो। तो सत्रों टर्मिनल्स के संयोजन में परिवर्तन करेंगे, शंट वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करेंगे, सीरीज फील्ड वाइंडिंग्स के संयोजन परिवर्तित करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करेंगे। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। आर्मेचर वाइंडिंग्स के संयोजन में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो अगर डीसी कंपाउंड मोटर की परिवर्तन क्या करेंगे, उसकी विशेषताओं में कोई परिवर्तन ना हो तो इसके लिए आर्मेचर वाइंडिंग्स के संयोजन में परिवर्तन करेंगे। लोड बढ़ाने पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होती है। तो यहाँ पर सी रहेगा इसका आंसर। लोड बढ़ाने पर सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन मैंने थ्योरी में भी अच्छे से आपको रीड करवाया था। तो लोड बढ़ने पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होती है। तो सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा ज़्यादा घट जाती है क्योंकि ये हाई स्पीड में होती है, थोड़ी कम में, तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का अपन यूज करते हैं लिफ्ट के अंदर, याद रख लेना आपको। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टॉर्क तो यहाँ पर देखिएगा सीरीज मोटर से कम होता है
और शंट मोटर से अधिक होता है। ये यानी इन दोनों के बीच की होती है कंपाउंड्स मोटर होती है, सीरीज और शंट के बीच की। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। यानी शंट, यहाँ पर दोबारा से मैं आपको करता हूँ कि सीरीज मोटर से तो अधिक रहेगा, टॉर्क है तो सीरीज मोटर है उससे तो अधिक रहेगा, क्योंकि टॉर्क उसके अंदर बिल्कुल ही कम होता है सीरीज मोटर के अंदर। और शंट मोटर से अधिक होता है, सीरीज मोटर से अधिक होता है और शंट मोटर से अधिक होता है। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान कर लेना है, सीरीज मोटर से अधिक होगा और शंट मोटर से कम होगा शायद टॉर्क, ठीक है। तो शायद कम होगा, इस क्वेश्चन को आपको उसमें डाल लेना है। तो यहाँ पर इन्होंने शायद यहाँ पर कम होना चाहिए था, शायद। इस क्वेश्चन को आप डाउट में डाल लेना है, ठीक है। बाद में आपको अच्छे से बताता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। किस मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है? तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होना भी चाहिए। कौन से कारण से डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डायवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की गुण गति परिवर्तन की जा सकती है? फील्ड डायवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करके, ठीक है। तो सामान्य से अधिक गति अगर आप करेंगे तब हमको क्या करना पड़ेगा, फील्ड डायवर्टर प्रणाली हमें अपनानी पड़ेगी सीरीज मोटर के अंदर, फील्ड डायवर्टर, ठीक है। सामान्य गति से अधिक गति के लिए तो फील्ड डायवर्टर हमें गति अपनानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पीड कंट्रोल का एक विधि है वार्ड लीवार्ड विधि, ठीक है। तो इसके लिए अपन लोग स्पीड कंट्रोल करते हैं, तो इसका यूज होता है दोनों दिशाओं में कम और अधिक करने के लिए, ठीक है। तो इसका यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पीड कंट्रोल्स के कुछ मेथड होते हैं मोटर के, उन्हीं में से मोटर्स के ऊपर बात हम कर रहे हैं। किसी कार्यकट डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति को उसकी सामान्य गति से कुछ कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाएगा उसको कम करने के लिए, और अगर ज़्यादा करने के लिए फील्ड सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर देख सकते हो। कौन से मोटर में उसकी घूर्णन गति के नियंत्रण के लिए टैप्ड फील्ड निरंतर विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर के अंदर इस मेथड का यूज किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, जो कंपाउंड और शंट मोटर होती हैं, कंपाउंड एंड शंट मोटर, कंपाउंड एंड शंट मोटर, उनके अंदर दो ही विधि काम आती है, एक तो आर्मेचर और एक फील्ड, ठीक है। उनके अंदर दो ही विधि आती है, एक तो आर्मेचर के थ्रू अपन लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, फील्ड के थ्रू। और जो अपने सीरीज मोटर उसके अंदर काफ़ी तरीके से अपन लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, फील्ड से भी कर सकते हैं, आर्मेचर से भी कर सकते हैं, और सप्लाई वोल्टेज का से भी अपन लोग इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं स्पीड को। इस प्रकार आपको कर सकते हैं। सीरीज पैरेलल से भी अपन लोग किस प्रकार की मोटर का, तो सीरीज ही होगा, इससे भी आपको क्या कर सकते हैं, सीरीज पैरेलल विधि का प्रयोग करके भी अपन लोग सीरीज मोटर का कुछ भाग हम स्पीड यानी कुछ स्पीड हम कम बत्ती कर सकते हैं, यानी कंट्रोल कर सकते हैं। किस विधि के द्वारा किसी डीसी मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण किया जाता है? तो सभी विधि हैं ये, सप्लाई वोल्टेज का, आर्मेचर, टैप्ड फील्ड से भी और वैसी फील्ड से भी, और डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से ये हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन चल रहे थे। ये था क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक शून्य हो जाए तो क्या होगा? तो आप सभी लोग इसका बताइए कि अगर किसी डीसी मोटर है, इससे है इसका आर्मेचर जल जाएगा, यानी इसका क्या हो जाए, मोटर का आर्मेचर जल जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि द्वारा डीसी शंट और कंपाउंड मोटर की सामान्य गति से कम गति प्राप्त होती है? तो अपन आर्मेचर के थ्रू कर सकते हैं कम गति, और अपन फील्ड के थ्रू अपन लोग इसकी गति बढ़ा सकते हैं सामान्य से। निम्नलिखित में कौन सी डीसी मोटर की गति निरंतर विधि है? तो यहाँ पर सभी इसकी हैं, इसकी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्षति डीसी मोटर में होती है? तो आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉस और कॉपर लॉस। तो डीसी मोटर के अंदर क्षति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर लॉस। क्या होगी, तो कौन सी क्षति डीसी मोटर में होती है? तो कॉपर लॉस इसके अंदर हो जाएगा।
डीसी मोटर में कौन सी शक्ति होती है, तो ये इसका ऑप्शन आएगा इनमें से सभी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, गलत दिया गया है, डी इसका राइट आंसर होगा। सारी होती है इसके अंदर, तो डीसी मोटर के अंदर किस कारणवश डीसी मोटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है, तो एडी करंट लॉस है उसको कम करने के लिए अपन इसको लेमिनेटेड करते हैं आर्मेचर कोर को, ठीक है, ताकि हमें लॉसेज कम कर सकते हैं अपन इसका। निम्नलिखित में किस सूत्र से क्षत्रिय क्षति घात की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस से अपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस सूत्र द्वारा डीसी मोटर की दक्षता ज्ञात होती है, तो यांत्रिक दक्षता अपन लोग बात करने के लिए आउटपुट यांत्रिक शक्ति और उत्पन्न यांत्रिक शक्ति, यह इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आउटपुट मैकेनिकल पावर और प्रोड्यूस मैकेनिकल पावर, यहाँ पर इससे वजह से अपन लोग इसका कर सकते हैं दक्षता। किसी शर्त पर मोटर की दक्षता अधिकतम होगी, तो यहाँ पर दक्षता होगी अगर अपन कॉपर लॉस है उसी स्थिरांक क्षति के क्या होती है बराबर होती है, तो यहाँ पर क्या होगा अपन को सबसे ज़्यादा दक्षता अधिकतम होगी। वैसे इसकी 50-55 के आसपास दक्षता होती है डीसी मोटर की, ठीक है। डीसी शंट मोटर में चाल होती है, तो इसका राइट आंसर आर्मेचर धारा के अनारक्षित होती है। डीसी मोटर में चाल क्या होती है, अनारक्षित, आर्मेचर धारा के अनारक्षित होती है। डीसी मशीन की चाल यदि दुगनी कर दी जाए तो फ्लक्स स्थिर रहेगा, तब बैक ईएमएफ यानी उत्पन्न ईएमएफ रहेगा तो दोगुना हो जाएगा। यदि डीसी मशीन की चाल यदि दुगनी कर जाए तो फ्लक्स स्थिर रहे, तब ईएमएफ क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। क्रेन और हाई स्पीड के लिए किस डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है, आप सभी लोगों को पता भी होगा इसका। स्थिर वोल्टेज जनरेटर में होती है, तो यहाँ पर होगा निम्न इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी स्थिर वोल्टेज जनरेटर में होता है तो निम्न इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मशीनी औजारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है, मशीनी औजारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है, तो शंट मोटर को यहाँ पर दी जाती है, क्योंकि इसके अंदर अपन स्पीड थोड़ी सी अच्छी सी कंट्रोल हो जाती है। इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। कल नेक्स्ट इसकी सेकंड पार्ट के अंदर इसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, कंप्लीट चैप्टर को, डीसी मोटर को, ठीक है। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करवाता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने 60 क्वेश्चन कराए, बट मैंने आपको 150 से ज़्यादा क्वेश्चन बता दिए इसके बारे में, ठीक है। तो यही आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, तो इनको अच्छे से स्टडी करें। थैंक यू।